Hello everyone. In previous lecture, we discussed about basics of basics about the discovery of cell and about the functioning of the plasma membrane, about the type of solutions of your chapter 5, the fundamental unit of life. Now we will discuss further topic, that is cell wall, its functioning, and about the nucleus. In earlier lecture, we discussed that the plasma membrane is the outermost layer of the cell. In few of the cell, it is the outermost cell, but in plants, bacteria, fungus, cell wall is the outermost layer. सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल इज़ द रिजिड आउटर कवरिंग. ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, रिजिड वॉल है, रिजिड कवरिंग है, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है. सेल वॉल किससे बनी होगी? सेल वॉल प्लांट्स के केस में सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज से, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन्स, and in case of fungus it is made up of another complex carbohydrate that is called chitin. और ये सभी सेलुलोज है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं या चिटिन है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, और एंड दीज प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. सो सेल वॉल का एक तो मेजर फंक्शन यही हो गया कि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. सेकेंडली, हमने जैसे ही सॉल्यूशंस की बात की थी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, तो सेल वॉल का दूसरा फंक्शन क्या है कि जैसे ही किसी भी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि बाहर से आउटर मीडियम से सेल में वाटर की एंट्री होगी, और अगर हम किसी भी चीज़ में मीन्स मैक्सिमम फिल अप कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर फिल करते जाएंगे तो उसमें बर्स्टिंग के चांसेस होते हैं, फट सकती है वो. तो प्लांट सेल वॉल में जो प्लांट सेल वॉल है जो सेल को बर्स्टिंग से बचाती है, वो विदस्टैंड करती है, अगेंस्ट प्रेशर लगाती है. जैसे ही सेल में वाटर फिल हो जाता है तो वो उस प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए अगेंस्ट इंटरनल प्रेशर उसमें मीन्स वो प्रोवाइड करती है और सेल को बर्स्टिंग से बचाती है. तो सेल वॉल का अनदर फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम द बर्स्टिंग व्हेन यू कीप द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एक और चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगी. उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोलाइसिस. मीन्स व्हेन अ प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल, यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि वो सेल लिविंग होनी चाहिए, डेड सेल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. व्हेन प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ दिस सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, कि जो सेल वॉल से दूर चले जाना सभी कंटेंट का, सेल मेम्ब्रेन एंड अनदर जो कंटेंट होगा सेल का, वो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होके इंटरनली एक तरह से सिकुड़ जाएगा. जैसे ही आप किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो सेल क्या हो जाएगी? मीन्स उसमें से वाटर लूज होगा आउटसाइड में, तो सेल वॉल, ये बाहरी लेयर है, ये सेल वॉल है. तो इस वॉल से जो इंटरनल कंटेंट हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर अदर कंटेंट है, तो ये इस तरह से पूरी सेल मेम्ब्रेन आपकी इस सेल वॉल से अवे चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सब्सटेंसेस का इंटरनली. इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मोलाइसिस. तो इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि सेल वॉल permit the cells of the plants, fungi, bacteria to withstand very dilute external media without bursting. जैसे हमने बात की थी कि सेल वॉल एक तो प्रोटेक्शन से बचाती है, सेकेंडली ये सेल वॉल को मीन्स डाइल्यूट सेल वॉल जो है वो सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में मीन्स सर्वाइव करने में ये हेल्पफुल होती है. जैसे ही सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, सेल स्वेलअप होगी एंड इट बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल. तो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर यहाँ डेवलप होगा जो सेल को बर्स्टिंग से बचा देगा.
Because of their cell wall, such cells can withstand much greater change in surrounding medium than the animal cell. इसी वजह से एनिमल सेल के कंपैरिजन में जो सेल वो जो प्लांट सेल्स हैं वो सेफ रहेंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होंगी तो वो इजीली बर्स्ट हो सकती हैं। अब हम थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। ये जो गिवन है, माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर हाई पावर, नोट द स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हम किसी भी लीफ पील को लेके एक तरह से स्लाइड पे रख देंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देंगे, क्लोरोप्लास्ट, स्मॉलर साइज़ के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स वहाँ दिखाई देंगे, डॉटेड से स्ट्रक्चर्स, वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब हम क्या करते हैं, एक तरह से शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसको हम स्लाइड पे मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप 1 और 2 ड्रॉप डाल देंगे जितना कि हमने सैंपल लिया है उसके अकॉर्डिंग। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। व्हाट डू वी सी? Now we place some rio leaf in boiling water for a few minutes. This kill the cells. Then mount one leaf on a slide and observe it under microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occur? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, अगर हम किसी भी लीफ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख देंगे तो वहाँ क्या होगा, सेल में श्रिंकेज हो जाएगी और जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे सेल को माइक्रोस्कोप में तो इसका इंटरनल जो कंटेंट है वो हमें श्रिंक हुआ दिखाई देगा। बट अगर आप लीफ को बॉइलिंग वाटर में रख देंगे तो बॉइलिंग की वजह से उसकी जो सेल्स हैं वो किल हो जाएंगी, सेल्स डेड हो जाएंगी। और अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि लिविंग प्लांट सेल को में श्रिंकेज होगी, प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो लिविंग सेल में होगी, डेड सेल्स में नहीं होगी। तो डेड सेल में लीफ को बॉईल करके फिर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो देयर विल बी नो प्लाज्मोलाइसिस देयर। यहाँ ये बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस का ही फंडा एक तरह से क्लियर कर रहे हैं कि डेड सेल में ये प्रोसेस नहीं होगी, लिविंग सेल में ये मीन्स ये प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, दैट इज़ द न्यूक्लियस। हमने प्रीवियसली जब चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम मीन्स सेल को अनियन के बारे में जब हमने एक्टिविटी डिस्कस की थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कुछ डार्कर कुछ जो सेल के कंपोनेंट हैं वो डार्कली स्टेन्ड होंगे और कुछ लाइटली स्टेन्ड हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे यहाँ डिस्कस किया था कि जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ अनियन की जो एक्टिविटी हमने यहाँ डिस्कस की थी तो इसमें डार्कर जो डार्क स्टेन को जो एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या है, न्यूक्लियस है। और लाइटली स्टेन्ड स्ट्रक्चर कम अमाउंट में जो एब्जॉर्ब करेंगे डाई को वो साइटोप्लाज्म एंड अदर कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लियस को हम यहाँ से भी एक तरह से एक पॉइंट हम अपना बना सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूक्लियस क्या होगा। इट इज़ द डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर व्हेन वी कीप इट इन द पर्टिकुलर डाई और इन ए सॉल्यूशन। So remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. यहाँ ये आपको उस टाइम भी मैंने बताया था कि हम डाई जो है स्टेन है वो मीन्स कई तरह की होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेफ्रेनिन भी हो सकती है वो, या जैसे आयोडीन सॉल्यूशन की इन्होंने यहाँ बात की है तो आयोडीन सॉल्यूशन में हम रख देंगे, ये भी स्टेन करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। What would we see if we tried observing the peel without putting the solution? Try it and see what the difference is. Without किसी भी स्टेन की अगर हम स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो विजिबिलिटी नहीं होगी, वो ट्रांसपेरेंट है। तो सैंपल आपका ट्रांसपेरेंट है तो आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा आपका सैंपल। अगर माइक्रोस्कोप से भी देखोगे देयर विल बी नो क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी स्लाइड हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम पहले स्टेन कर लें। देन फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड?
सेल की जो कंपोनेंट्स हैं वो इवनली स्टेन्ड नहीं होंगे, वो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो डार्कली स्टेन्ड होंगे, ज़्यादा डाई को एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ हैं वो लाइटली स्टेन्ड होंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली, some region appear darker than the other region. Apart from the iodine solution, we could use saffronine solution or methylene blue to stain the cells. तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ स्टेन्स वी कैन यूज़ ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट, किस तरह की स्टेन हम कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एक स्लाइड को। तो वो आयोडीन सॉल्यूशन हो सकता है, वो सेफ्रानिन हो सकती है, या वो मिथाइलिन ब्लू आपकी हो सकती है। नाउ वी हैव ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम एन अनियन, लेट्स नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम योर ऑन बॉडी। वो तो हमने प्लांट के केस में सेल्स को ऑब्जर्व किया है, अब हम बात करें एनिमल सेल की। लेट्स टेक है ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक ग्लास स्लाइड पहले ही हम तैयार करके रख लेंगे, उस पर एक वाटर ड्रॉप रख लेंगे। Using an ice cream spoon gently scrape the inside surface of the cheek। आपकी चीक के इंटरनल साइड को हल्का सा स्क्रैप करना है, आपको ध्यान रखना है ज़्यादा स्क्रैप नहीं करना है, ये आपकी इंटरनल जो सॉफ्ट लेयर है चीक की वो उसको डैमेज कर देगा। तो इसको बड़ा ही स्मूथली आपने हल्का सा स्क्रैप करना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? हाँ, यस, वाइटिश सा मटेरियल हल्का सा आपकी जो भी स्पून है उसके साथ स्टिक होके आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ ए निडल we can transfer this material and spread it evenly on the slide that is kept ready for this। जिस स्लाइड पे हमने एक वाटर ड्रॉप रखी है उस पे हम ये मटेरियल जेंटली छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, टू कलर द सैम्पल और टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। वही ये विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू ऐड कर देंगे डाई। मेनली एनिमल जो सैम्पल्स हैं उनके लिए हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। फिर हम क्या करेंगे, इस पे ग्लिसरीन और कवर स्लिप ऐड करके मटेरियल को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज़ द शेप ऑफ सेल्स वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। इसमें सेल्स का थोड़ा सा जैसे अनियन में हमें दिखाई दी थी इसी तरह से यहाँ भी सेल्स दिखाई देंगी, बट अनियन से थोड़ा सा डिफरेंट शेप एंड साइज़ की सेल्स होंगे यहाँ। वाज देयर ए डार्कली colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus. Was there similar structures? Were there similar structures in onion peel cells? हम यहाँ क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे जो कंटेंट्स हैं सेल में विजिबल होंगे। डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखाई देगा, न्यूक्लियस लाइटली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ मीन्स पर्टिकुलर शेप की सेल्स, इवनली अरेंज्ड सेल्स हमें यहाँ दिखाई देंगी। और जो अनियन में है, अनियन में ऑब्वियस सी बात है प्लांट सेल है, और यहाँ ये हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कुछ जो कंटेंट हैं जो एनिमल सेल में अवेलेबल होते हैं प्लांट में नहीं होते, वो डिफरेंस हमें यहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा अगर हमने अच्छी ध्यान से स्लाइड बनाई है तो। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। अभी तक तो हमने ये देखा है, अब जो डिस्कस किया है न्यूक्लियस के बारे में वो था कि न्यूक्लियस कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, किसी भी सेल में हमने न्यूक्लियस को देख लेना है। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल में न्यूक्लियस कैसे, मीन्स न्यूक्लियस का अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, कैसा होता है। न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या है, डबल लेयर होगी जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर टू द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म। इनका क्या काम है, पोर का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी पोर्स अवेलेबल होते हैं वो टू एंड फ्रो मोमेंट में हेल्प करते हैं मटेरियल्स की। तो न्यूक्लियस में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में क्या है, डबल लेयर्ड यहाँ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स का क्या काम है, एक पोर्स का क्या काम है,
पोर मेनली यहाँ हेल्प करेंगे मटीरियल से। इस तरह से जहाँ मैं लाइन लगा रही हूँ यहाँ बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट होंगे तो वो पोर डेवलप कर देंगे, जो गैप यहाँ अवेलेबल होगा। तो उसका क्या बेनिफिट होगा यहाँ पोर्स का, मीन्स वो गैप प्रोवाइड करेंगे और उन गैप की वजह से जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की टू एंड फ्रो, जो मूवमेंट है मीन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस मूवमेंट्स मूव कर सकते हैं यहाँ। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में और अदर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स। और बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली है, सेल डिवीज़न के टाइम पे ही हमें न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। इससे पहले ये क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं सेल में। क्रोमोसोम है क्या, क्या काम है इनका? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दीज कंटेन इंफॉर्मेशन for the inheritance of the features from the parents to the next generation। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाएंगे। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बंच पड़ा हुआ होता है, ये मीन्स क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम्स पे ही क्या होगा, क्रोमोसोम्स पे ही क्या प्रेजेंट रहेगा, डीएनए एंड मीन्स ये डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेगा। डीएनए क्या है आपका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये, जिसकी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। और सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम नाम देते हैं जीन। तो सबसे जो छोटी यूनिट है जो इनहेरिटेंस में मटेरियल को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने में हेल्प करती है, वो होती है जीन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए मोलिक्यूल कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का वो क्या है, जीन। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, डीएनए इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अभी जैसे हमने यहाँ ऊपर बात की थी कि डीएनए जो क्रोमोसोम है, ये जो डिवाइडिंग सेल है मीन्स नियर टू डिवीज़न जो सेल है वहाँ जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स यहाँ दिया हुआ है ना, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। बट जो डिवीज़न जहाँ सेल में नहीं है वहाँ पे क्रोमेटिन मटीरियल की फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में एक तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं। उस टाइम तक ये क्रोमोसोम की फॉर्म में डेवलप नहीं हुए होते हैं। यहाँ ये दिया है इन्होंने, इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज़ प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन इज़ विजिबल एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक बंच सा ये प्रेजेंट होगा। व्हेनेवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। जैसे ही सेल डिवीज़न के पास की स्टेज में पहुंचती है, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में इंगेज हो जाता है। क्रोमोसोम की फॉर्म में ये मीन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये आप सेल डिवीज़न में इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा देखेंगे। अब बात आती है न्यूक्लियस के फंक्शंस की। न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। सेल डिवीज़न में ये कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे ही कोई भी मीन्स रिप्रोडक्शन में कैसे ये सेल मीन्स न्यूक्लियस है वो रोल प्ले करता है। सेल डिवाइड होती है, मीन एक से दो सेल जैसे बननी है तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस की डिवीज़न के बाद ही ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न स्टार्ट होती है, तभी दो सेल बन पाती हैं। It play a crucial role along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity। सेल की जो मेन फंक्शनिंग है वो भी इसी पे डिपेंडेंट है
न्यूक्लियस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सभी केमिकल एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करने में भी ये रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात होती है तो न्यूक्लियस एक तो सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ इंटरनल कनेक्शन ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की। सेकेंडली सेलुलर रिप्रोडक्शन में ये रोल प्ले करता है, सेल के डिवीज़न में रोल प्ले करता है। एंड देन इट हेल्प इन द डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर की केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कौन डायरेक्ट करता है? न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है। सेल का एक तरह से जो ब्रेन है वो हम न्यूक्लियस को कहते हैं। बट हर जगह न्यूक्लियस एक जैसा प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहेंगी वहाँ, और एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहता है, तो वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया सबसे सिंपलर एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड कब होगा कोई भी जो सेलुलर कंपोनेंट है, जब उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बट जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ये सेल मेम्ब्रेन है ये अवेलेबल नहीं होती, वहाँ एक तरह से विदाउट सेल मेम्ब्रेन मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ हम क्या कहेंगे? अनडिफाइंड रीजन होगा, बिना मेम्ब्रेन की कोई डिफिजन, कोई बाउंड्री नहीं है, तो कोई डेफिनेट सी उसकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस नहीं होगा। सो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोड नाम देंगे। न्यूक्लियोड क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। प्रो मीन्स प्राइमरी या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रिमिटिव कैरियो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वो हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए। तो जहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस है एक तरह से विदाउट मेम्ब्रेन, एक प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ अवेलेबल नहीं होता, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम क्या नाम देंगे? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स में जहाँ पे भी जिस भी ऑर्गेनल्स के बाहर, जिस भी कंपोनेंट के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सॉरी जो मेम्ब्रेन होती है वो कोई भी कंपोनेंट यहाँ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हर एक ऑर्गेनल की, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। So उसमें बहुत ही लिमिटेड से सेलुलर कंपोनेंट एक प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरियल सेल का ये डायग्राम इन्होंने दिखाया है। न्यूक्लियोड जैसे दिखाया है, न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन के, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक अनडिफाइंड रीजन है, इसको हम न्यूक्लियोड नाम देंगे। राइबोसोम्स होंगे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग है सिर्फ सेल वॉल, और कोई एक्स्ट्रा अदर ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट नहीं होते, बहुत ही सिंपलर सी होती है प्रोकैरियोट की सेल। सो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे अदर फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ क्या होगा? मैनी ऑफ द functions of the such organelles are performed by the poorly organized parts of the cytoplasm। जैसा कि इन्होंने आगे बताया है, क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। मेम्ब्रेनस जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, बट नॉट विद द प्लास्टिड्स एज इन द यूकैरियोटिक सेल्स। कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उसमें फिर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? क्योंकि प्लास्टिड्स तो इनमें होते नहीं प्रोकैरियोट्स में,
तो वो ये बता रहे हैं कि जो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसी की जो मॉडिफिकेशंस होंगी, यहीं पे मेम्ब्रेन में ही बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे और उन्हीं में आपके ये जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट रहेगा यहाँ। ये आपका ये ध्यान रखना है आपको, आपसे अगर पूछा जाता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होंगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होंगे, उसी में क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, जो प्लांट्स की यहाँ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करवाएगा। थैंक यू।